जी, फ्रेंड्स को नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो छठा चैप्टर है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट देख चुके हैं और ये आज का जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और इसके बाद में एक और पार्ट बनेगा और ये जो चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अब आज के लिए आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत के किस संविधान संशोधन को भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? अब हम देखते हैं, देखो हमने कल बात की थी आपातकाल लगा था भारत पर और आपातकाल के परिणामों के बारे में बात की थी और आज जो है हम आपातकाल के परिणामों के आगे जो है आगे बात करने वाले हैं, जिनमें ये कह सकते हैं कि परिणाम उसके साथ में विरोध आपातकाल का विरोध हुआ और इससे हमने क्या सीखा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एक बार क्या है कि थोड़ा-सा पीछे से रिवीजन करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो वापस से आगे आपके जुड़ जाएँ, ठीक है? तो आगे देखते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट जो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से एक बार में इसको फटाफट देख लेते हैं। तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि 1971 के बाद जो है कांग्रेस को भारी जीत मिली और फिर उसके बाद में 1975 तक का सफ़र, यानी 1975 में आपातकाल लगा दिया जाता है और 1971 में कांग्रेस को नवजीवन मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि हम देखेंगे, इसमें पहले हमने पहले पढ़ा था कि आपातकाल की पृष्ठभूमि और आपातकाल क्यों लागू किया गया था, इसका व्यवहारिक अर्थ क्या था, क्या ऐसा करना जरूरी था, भारतीय लोकतंत्र ने इससे क्या सबक सीखे, जो कि हम आज के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, देखो आगे। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि भाई आपातकाल जो है उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, ठीक है। तो उसकी पृष्ठभूमि में मैंने आपको बताया था कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया जाता है और इसकी पृष्ठभूमि में, यानी हम कहें इसके कारण क्या रहे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल के जो कारण थे उनमें क्या कारण थे। तो मैंने आपको बताया था आपातकाल की पृष्ठभूमि में 5 ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपातकाल लगाया गया। तो इसमें पहला मैंने आपको बताया था आर्थिक संकट था। पहला जो था वो क्या था, आर्थिक संकट। और जो दूसरा था वो आपके क्या नाम से, गुजरात आंदोलन, उसके बाद में बिहार आंदोलन तीसरा, और चौथा जो था आपके रेल हड़ताल। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की और पाँचवाँ था आपके न्यायपालिका से संघर्ष। तो इनके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, पहला जो है आर्थिक संकट था, जिसे डोमिनोज इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये 1971 से और 74 के बीच में रहा, है ना? तो इसमें यही था कि 80 लाख शरणार्थी भारत में आते हैं और किस प्रकार से जो है समस्या उत्पन्न होती है और बांग्लादेश नया देश बनता है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना। फिर सिस्टम से मोह भंग हुआ, उसके बाद में मैंने आपको बताया था आगे कि गुजरात गुजरात का छात्र आंदोलन, है ना। तो गुजरात में छात्र आंदोलन क्यों चलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न तेल, ठीक है, खाद्यान्न की, तेल की और कीमतें जो हैं लगातार बढ़ रही थी और साथ में भ्रष्टाचार के कारण ये है आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखें तो इससे एक व्यक्ति जुड़ जाते हैं और उनका नाम क्या था, मोरारजी देसाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 को लगाया जाता है, सॉरी, अनुच्छेद 356 लगाया जाता है और राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे चुनाव होते हैं। चुनावों के बाद में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चली जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आंदोलन था आपके बिहार आंदोलन, ये भी आपातकाल का कारण है, एक पृष्ठभूमि है, ठीक है। तो यहाँ पर भी छात्रों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, लेकिन ध्यान रखना है कीमतें, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन था, जैसे कि वहाँ पे था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो है, इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस बिहार आंदोलन का नेतृत्व जो है जेपी ने के द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में तुलनात्मक अध्ययन देख सकते हो आप दोनों में, गुजरात और बिहार में, जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले भी, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं, देखो आगे से जो अगला जो कारण था, अगर हम देखें तो इसको चौथा कारण कह सकते हैं। इसमें तीसरा लिखा, जबकि चौथा कारण है, क्योंकि बिहार और गुजरात आंदोलन को अलग करेंगे तो चौथा हो जाएगा, अन्यथा तीसरा रख सकते हो आप ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेल हड़ताल की गई थी, रेल कर्मचारियों द्वारा, उनके द्वारा बोनस की माँग की गई थी, है ना? और कुछ सेवाओं की माँग की थी गई थी। जब सरकार ने इनकार कर दिया, तो वो आंदोलन चलाते हैं, हड़ताल करते हैं और अंत में फिर 20 दिन तक ये चलता है। उसके बाद में जो है सरकार और इनके बीच में समझौता हो जाता है और इसको समाप्त कर दिया जाता है।
ठीक है? और इसके कारण जो है देखो आर्थिक व्यवस्था है जो एक तरह से डगमगा गई, है ना? तो ये चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में और 25 जून को फिर जब ये सारे मैंने आपको कारण बताया उसके बाद 25 जून को आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो सरकार का और न्यायपालिका का संघर्ष होता है जो कि 5वां कारण था, ठीक है? तो ये हमने सेकंड भाग में कल पढ़ा था। तो कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका, है ना? तो इन दोनों के बीच में सवाल थे यानी कार्यपालिका और सरकार के बीच में विवाद यानी तनाव या हम कह सकते हैं संघर्ष, जिसमें मैंने आपको कल बताया था, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। और एक ऐतिहासिक फैसला भी आया था जिसमें केशवानंद भारती बनाम मुकदमा 1973 आया था, जिसमें ये कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। और यानी हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। वैसे संशोधन कर सकती है, अगर सामाजिक कल्याण के लिए अगर चाहे सरकार तो इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। यानी पूरे मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा लगता है कि किसी में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, तो ये हमने इसके बारे में कल बात कर चुके थे हम। उसके बाद देखो हमने आपको बताया था कि भई परंपरा का टूटना यानी न्यायाधीशों की एक नियुक्ति की जानी थी, एक न्यायाधीश की, ठीक है? और उसमें जो न्यायाधीश था आपके क्या नाम से 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के, जबकि ऐसी परंपरा प्रचलित थी, पहले से ही संविधान में अंकित किया गया था कि भई जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इस हम कह सकते हैं कि इस समय जब न्यायाधीश बनाए गए थे 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था और उस समय वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर एक जो कि जूनियर न्यायाधीश है उसको बनाया जाता है, तो उसके कारण विवाद हुआ। उसके बाद में अब देखो आप जब चिंगारी का काम हुए, हम कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला जो आया था उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा जो कि इलाहाबाद न्यायालय के न्यायाधीश थे और उन्होंने समाजवादी एक नेता थे जिनका नाम राजनारायण था, उन्होंने एक याचिका दर्ज की थी कि भई इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती है और इसने जो है सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का गलत फ़ायदा उठाया है। तो ऐसी याचिका दर्ज कराई थी जिसमें कि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसने ये आरोप को सिद्ध कर दिया और कहा कि भई हाँ, इस इंदिरा गांधी जो है इसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है। तो यही यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपातकाल के हम कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण था ये, ठीक है? और इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है उसे अवैध घोषित कर दिया गया 12 जून 1975 को और फिर उसके बाद 25 जून को तो क्या नाम से आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। इसका अर्थ यही था कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रहेगी और 6 माह के अंदर दोबारा निर्वाचन नहीं होता है तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से जो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, है ना? उसके बाद में फिर दबाव और बढ़ गया था और फिर न्यायपालिका और एक तरह से आंदोलन होते हैं और ये देखते हैं हम आगे देखो सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर आंशिक स्टे लगा दिया है, आंशिक स्टे लगाया था और कहा था कि भाई जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाती है बात तब तक जो है इंदिरा गांधी जो है अपने पद पर रहेंगी। तो ऐसा कह दिया जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी कहाँ चली जाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय में चली जाती है ना? इसके बारे में हमने देख लिया था कल। तो आगे देखते हैं देखो। और आधी रात पे फिर उसके बाद में 25 जून की वो रात आ जाती है जिसे काला दिन कहा जाता है ना? तो उस समय ही फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री के कहने पर ही ये आपातकाल लगा दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने कल बात कर चुके थे हम। और उसके बाद में जो है इसके आपातकाल के परिणाम देखें तो विरोध और हड़तालें जो थी उन सभी को एक तरह से रात में ही जो उनके नेता थे, विरोध कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, सबको तुरंत रोक दिया गया और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। दूसरा जो इसका कारण था आपके, ये भी ध्यान रखना है, सेंसरशिप। क्या था? सेंसरशिप। सेंसरशिप कैसे कहा जाता है? यानी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना ही आपके सेंसरशिप कहलाता है। यानी कोई भी समाचार पत्र सरकार की बिना इजाज़त के अब नहीं छापा जाएगा, इसे ही सेंसरशिप कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जितने भी संगठन थे, जिसमें आरएसएस था, जमात-ए-इस्लामी था, इस पे प्रतिबंध लगा दिया और मौलिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया कुछ समय के लिए, ठीक है? तो ये इन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके थे। और अंधकार का युग हम कह सकते हैं निवारक नज़रबंदी। अंधकार का युग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि निवारक नज़रबंदी और न्यायपालिका का संपर्ण, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि निवारक नज़रबंदी है उसको लागू कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार ने इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, है ना? शक के आधार पर
2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था और उसके लिए न तो अपील की जा सकती न्यायालय में, न ही दलील की जा सकती थी। इसे कह सकते हैं कि निवारक नज़रबंदी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित है, ठीक है? तो इसके बारे में देखो हमने कल बात कर ली थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ठीक है? यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर-अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी को प्रत्यक्ष करो, कहाँ पर प्रत्यक्ष करो? न्यायालय में प्रत्यक्ष करो, है ना? तो इसको भी एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस प्रकार से कई ऐसे निर्णय लिए गए जिससे कि क्या है, मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया। और उसके बाद में देखो कुछ कुछ उच्च न्यायालय ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि भई मौलिक अधिकारों को समाप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों का मानना था कि नागरिक अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दे सकते हैं। चुनौती का मतलब है वो दलील कर सकते हैं कि भई इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है ना? और इस निर्णय को पलट दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ये तो उच्च न्यायालय थे, जो राज्य के 28 राज्यों में उच्च न्यायालय थे, उनमें से कुछ उच्च न्यायालयों ने ऐसा कहा था। लेकिन तुरंत ही अप्रैल 1900 हम कह सकते हैं 76 में, अप्रैल 1976 में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फैसलों को पलट दिया और सरकार की दलील मान ली। नागरिक के पास न्यायालय जाने का कोई भी अधिकार नहीं बचा था। अब जो है वो अधिकार जो है न्यायालय के पास नहीं है। कब की बात है ये? 76 की बात है ना, क्योंकि 25 जून को तो आपातकाल लगा था ये 75 में, और ये 76 की बात है। तो अब कोई व्यक्ति जो है न्यायालय में भी नहीं जा सकता था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखें तो देखो निष्कर्ष और लोकतंत्र के कठिन परीक्षण। तो इसके बाद में हमने इसमें यही पढ़ा था लास्ट तक कि न्यायपालिका का तनाव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला और आपातकाल की घोषणा, ये हमने देख लिया था। न्यायपालिका से तनाव देख लिया, इलाहाबाद न्यायालय का जो वो था फैसला, उसको भी हमने देखा, और आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है? और अधिकारों क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं कि अधिकार, मौलिक अधिकार है उनको समाप्त कर दिया जाता है और सेंसरशिप को लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने बात की थी। अब जो है आज हम पढ़ेंगे जो इसमें, क्योंकि पिछला हमने क्यों रिवीजन इसलिए किया है ताकि आपको आगे जोड़ा जा सके, ठीक है? तो अब इसका तीसरा जो पार्ट है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखो इसमें हमें बात करनी है, एक थोड़े से परिणाम है उनको भी देखेंगे, और उसके बाद में फिर विरोध देखेंगे कि इसका विरोध कैसे हुआ, और ऐतिहासिक सबक। तो कितनी चीज़ों को सीखना है इसमें, हमें 3 चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। कितनी चीज़ों के बारे में? 3 चीज़ों के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखनी है, 3 चीज़ कौन-कौन सी हैं? तो ये ध्यान रखना है आपको आपको एक तो क्या है, आपको ध्यान रखना है आपातकाल के परिणाम क्या निकले, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसका विरोध किया गया, विरोध कैसे किया गया, ठीक है? और तीसरा है कि इससे हमें सबक क्या मिला। तो इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा-सा इसमें और अच्छे से देखना है, ठीक है? अब देखते हैं देखो आगे, तो आज के भाग में हम क्या सीखेंगे? आपातकाल के परिणाम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जैसे कि अभी हमने बात की थी पहले ही, एक तो हम सीखेंगे आपातकाल के परिणाम फर्स्ट नंबर पे। दूसरा, देश में इनका विरोध किया गया, मतलब देश में आपातकाल का विरोध किया गया, कैसे विरोध किया? उसके बाद में हम देखेंगे कि विवाद और तर्क-वितर्क, यानी आपातकाल पे सरकार ने तो क्या कहा और आलोचक जो थे उन्होंने क्या कहा। तो इस विवाद पे तर्क-वितर्क देखेंगे, और तीसरा चौथा जो है आपातकाल से हमने क्या सबक लिया। तो इन 4 चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। वैसे तो हमने परिणाम पहले चैप्टर में, पहले इससे पहले वाली क्लास में देख लिए थे, पर फिर भी थोड़ा-सी बात करेंगे इनके बारे में, और आपातकाल से हमें क्या सबक मिला। तो इन 4 चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना, जो कि बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे कैसे आपको ध्यान रखनी है। देखो, अब आपातकाल लागू होते ही क्या हुआ, तो ये ध्यान रखना है, इसके प्रमुख परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहला जो मैंने आपको परिणाम कल भी बताया था, और इसमें यही था कि जो भी कह सकते हैं कि विरोध करने वाले लोग थे और जो हड़ताल कर रहे थे, उस हड़ताल को रोक दिया जाता है। उस हड़ताल को क्या कर दिया जाता है? तुरंत की तुरंत रोक दिया जाता है, और यहाँ पर ये हम कहें कि जो इसके नेतृत्वकर्ता थे, जो नेता थे, उनको जेलों में डाल दिया गया। तो पहला परिणाम तो आपातकाल का ये निकला, ठीक है? उसके बाद में जो था ये मैंने आपको बताया कि सभी नेताओं को किसमें डाल दिया गया था? रातों-रात जेल में डाल दिया गया था। सभी नेताओं को, जैसा कि इसमें दिखाया गया, जेल में डाल दिया गया, और विरोध को तुरंत की तुरंत क्या कर दिया गया? रोक दिया गया था, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखते हैं देखो आगे, तो फिर सेंसरशिप जो है, सेंसरशिप को लागू किया गया। सेंसरशिप का मतलब ये होता है, सीधे-सीधे ध्यान रखना है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। क्या होता है सेंसरशिप का मतलब? समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, यानी सरकार की अनुमति के आधार, बिना अनुमति के
सरकार की बिना अनुमति के अब आप जो है किसी भी प्रकार का समाचार पत्र जो है नहीं छाप सकते, किसी भी खबर को नहीं छाप सकते, ठीक है। तो ये लागू की गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो अगला परिणाम क्या निकला, तो अगला परिणाम आपको ध्यान रखना है, संगठन जो थे, कई प्रकार के संगठन थे, उन पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई, जिसमें आपके जमात ए इस्लामी और आरएसएस यानी स्वयं सेवक संगठन जो था, ये स्वयं सेवक संगठन है ना, इस पे क्या लगा दी गई थी, स्वयं सेवक संगठन, इस पे रोक लगा दी गई थी, समाप्त कर दिया गया, तो रोक तो क्या लगी, समाप्त कर दिया गया, है ना। और जमात ए इस्लामी, इस पर भी बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो है आगे हम देखें तो निवारक नज़रबंदी को लागू किया गया है ना। निवारक नज़रबंदी का मतलब वो ये होता है कि सरकार शक के आधार पर सरकार जो है वो किसी को भी क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है ना, बिना दलील के, बिना अपील के। ये हमने देखा है ना, ये इसके कारणों में ही शामिल है। उसके बाद में देखो आगे देखते हैं, फिर हैं कुछ गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर की गई थी, इसको भी हमने देख लिया है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें इसमें और आगे देखते हैं तो देखो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को स्वीकार किया ताकि गिरफ्तार लोगों को चुनौती दी जा सके। तो इसका मतलब यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके लिए जो उच्च न्यायालय है उन्होंने कहा कि भाई इनकी सुनवाई की जा सकती है। लेकिन क्या हुआ, अप्रैल 1976 में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक खंडपीठ ने ये कहा कि इस प्रकार की कोई भी अपील जो है वो दायर नहीं की जाएगी, और उस पे भी क्या लगा दिया, रोक लगा दी जाती है। और न्यायपालिका के जो दरवाजे हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। न्यायपालिका के दरवाजे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब इस प्रकार की वो सुनवाई नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हमने देख लिया था, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाते हैं, कारण। अब देखो आगे देखते हैं, तो देश ने आवाज़ उठाई और विरोध के तरीके। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें विरोध, यानी विरोध जो है इसका क्या विरोध हुआ, आपातकाल का विरोध क्या हुआ, है ना। तो अभी हमें देखना है, इसमें विरोध के बारे में देखेंगे। तो देखो पहली अगर हम बात करें तो पहली लहर में ही, यानी हम कहें कि फर्स्ट चरण में ही क्या किया गया कि जो कुछ नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था पहले ही, लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो उस समय भूमिगत हो गए थे, यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो एकांत में चले गए थे, जिसका किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गायब हो गए, है ना, भूमिगत हो गए थे। और सरकार ने उनके प्रति, मतलब हम कह सकते हैं सरकार के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई, सरकार के खिलाफ उन्होंने क्या चलाई, मुहिम। यानी जो जो कुछ नेता जो थे भूमिगत हो गए थे, जो गिरफ्तारी से बच गए थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या चलाई, मुहिम चलाई। यानी सरकार को एक तरह से उन्होंने सरकार की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद देखो प्रेस की बगावत, अब इन्होंने प्रेस पे सेंसरशिप लागू लागू की गई थी। सेंसरशिप का मतलब ये होता है किसी भी समाचार जो पत्र है वो बिना सरकार की इजाज़त के कुछ भी नहीं छापेगा, वो होता है सेंसरशिप। तो इसके लिए जो अखबार जो थे उन्होंने इसके लिए बगावत की और कहा सरकार से, इसके विरोध में क्या कहा, तो विरोध में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं, देखो उन्होंने विरोध में क्या कहा। इसमें कौन कौन से थे, एक तो इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने खाली जगह छोड़कर, यानी ब्लैंक स्पेस छोड़कर सेंसरशिप का क्या किया, विरोध किया। सेंसरशिप का क्या किया, विरोध किया, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो ये अखबार थे इन्होंने क्या किया, अपने समाचार पत्रों में जो खबर छापनी थी उस खबर की जगह को खाली छोड़ दिया, और खाली इसलिए छोड़ा ताकि इसका क्या किया जा सके, विरोध किया जा सके। और इसके अलावा देखो सेमिनार और मेन स्ट्रीम जो समाचार पत्र हैं, ये पत्रिकाएं तो बंदी हो गई थी। अनेक न्यूज जो हैं वो लेटर और लीफलेट निकाले इन्होंने। यानी कुछ समाचार पत्र जो बंद हो गए थे और कुछ ने क्या किया, छोटे छोटे लेटर निकाले जिनमें आपातकाल के बारे में लिखते थे वो, ठीक है। और लीफलेट्स भी ऐसे ही होते थे, बिल्कुल लेटरों की तरह ही होते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है, प्रेस की बगावत के बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, आपको अगर हम कहें तो ये इसका कह सकते हैं कि सेकंड जो है विरोध, सेकंड नंबर का ये विरोध है जो इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा देखते हैं, देखो इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने
प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया और जिन समाचार पत्रों को छापने से रोका गया था उनकी जगह पे उन्होंने अखबारों में खाली जगह छोड़ दी। और इसके अलावा सेमिनार, मेन स्ट्रीम्स जैसी पत्रिकाओं को सेंसरशिप के कारण बंद होना पड़ा और उनके स्थान पे न्यूज़ लेटर और लीफलेट्स निकाले गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं। देखो तीसरा जो है सम्मान की वापसी में क्या था कि कुछ जो कन्नड़ लेखक इसका नाम क्या है, शिवराम कारंत ने पद्म विभूषण जो है उसको क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। इन्होंने इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विरोध किया। जो उनको सम्मान दिए गए थे सरकार के द्वारा उनको वापस उन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया। ऐसे हिंदी लेखक था जिसका नाम क्या था, फणींद्र नाथ रेणु। उन्होंने पद्मश्री जो है उस पदवी को लौटा दिया और लोकतंत्र के दमन का क्या किया, विरोध किया। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे देखते हैं थोड़ा सा और अब यहाँ पर एक और तीसरा अगर हम कहें तो विरोध हमारे सामने आता है। अब आपको यह ध्यान रखना है, देखो 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन होता है। सत्ता को स्थायी बनाने की कोशिश की जाती है, यानी सत्ता जो है ताकि वापस से स्थायी बनाई रहे, रखी जा सके, उसकी कोशिश की जाती है और संविधान संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन में क्या किया जाता है वो भी आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। देखो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन के जरिए अनेक बदलावों में यह भी एक बदलाव था कि विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया और इसे स्थायी रूप से लागू किया गया। इस तरह देखें तो 1971 का चुनाव, जो हम ये कह सकें 1971 में जो चुनाव हुआ था वो 1976 में होना था, लेकिन 76 में नहीं होकर 77 में कराया गया। इसका कारण यही था कि देखो 1971 में चुनाव हुआ, 1971 में 5 प्लस अगर करेंगे 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार का, तो 76 में चुनाव होना था, लेकिन वो 76 में नहीं होगा, वो कब जाके होगा, 1977 में। यह चुन संशोधन यह जो संशोधन किया गया था, इसके कारण जो चुनाव 76 में होने वाले थे वो कब जाके होते हैं, आपके 77 में। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो एक बार इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 5 साल से जो कार्यकाल है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 साल कर दिया गया। ठीक है, जो कि वो किसकी वजह से किया गया था, 42वें संविधान संशोधन की वजह से किया गया था। 42 संविधान संशोधन किया गया, इसकी वजह से किया गया था। अब देखो चुनाव को चुनौती दी गई। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, विरोध में अगला जो नेक्स्ट कारण होगा वो यही कारण होगा। आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री, देखो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना अच्छे से कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होगा तो उसे अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। कहाँ नहीं ले जाया जा सकता, अदालत में। जैसे हमने देखा कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन संबंधित मसला था उसे न्यायालय में ले जाया जाता है और न्यायालय जो है उसके प्रति अपना फैसला सुनाता है और उसको उसकी सदस्यता को रद्द कर देता है ना। तो इसीलिए इसके लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री हो, एक तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उसके साथ में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अदालत में कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये ध्यान रखना आपको, है ना। और देखो 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया था, ये भी कब किस में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में किया गया था ये संशोधन करके। ये भी ध्यान रखना है आपको। और साथ में ये भी किया गया था इसी में ही कि विधायिका यानी संसद का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, कितना वर्ष कर दिया जाता है, 6 वर्ष कर दिया जाता है। जबकि इसके बाद में जो नेक्स्ट संविधान संशोधन होगा, यानी 44वां संविधान संशोधन, उसको वापस से क्या कर दिया जाएगा, 6 साल से 5 वर्ष कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि 42 संविधान संशोधन के तहत जो कार्यकाल है, लोकसभा कार्यकाल है, उसके 5 से वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 6 वर्ष कर दिया जाता है। देखो आगे देखते हैं अब इसके बाद में। तो इसके बाद में है आपातकाल पर ऐतिहासिक विवाद क्या जरूरी था। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपातकाल पर सरकार के तर्क और आलोचकों के तर्क क्या थे। अब देखो इनको चाहे तो अलग अलग पढ़ सकते हैं और नहीं तो हम एक एक करके दोनों को देख सकते हैं अच्छे से। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि सरकार के तो क्या तर्क थे और आलोचक जो थे उन्होंने क्या तर्क दिया। तो देखो सरकार के तर्क की अगर हम बात करें तो सरकार ये बात कह रही है कि विपक्ष सरकार को
अपनी नीतियों के अनुसार काम नहीं करने दे रहा। यानी विपक्ष जो है वो सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार यानी जो उनके प्लान है उनके अनुसार जो है ये काम नहीं करने दे रहा। कौन काम नहीं करने दे रहा? कौन काम नहीं करने देना? विपक्ष काम नहीं करने देना। यानी कांग्रेस सरकार है उसके विपक्ष जो है वो सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार काम नहीं करने दे रहा है। पहली बात तो ये कही किसने? सरकार ने कही। तो दूसरी बात क्या कही सरकार ने? विपक्ष द्वारा पुलिस और सेना को विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा है, ये कहा। देखो ये इसलिए कहा गया था क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने, अगर हम देखें तो उन्होंने बिहार में कहा, पुलिस और कर्मचारी से कहा था कि भाई आप जो है सरकार की जो अनैतिक कार्य हैं उनमें सरकार का साथ नहीं दें, यानी सरकार की बातों को नहीं माने। तो इस वजह से ये कहा गया है कि विपक्ष द्वारा पुलिस और सेना के विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा है। यानी पुलिस और सेना को विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? ये सरकार कह रही है, इसलिए इन्होंने आपात लगाया। ठीक है। और अगर हम देखें, देखो तीसरा जो कारण बताया, इन्होंने कहा कि लगातार धरना प्रदर्शन और हड़ताल से देश की कानून व्यवस्था क्या हो रही है? खराब हो रही है, ये कहा इन्होंने। और इसके बाद चौथा क्या कहा इन्होंने? चौथी बात ये कही थी कि गैर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई, यानी गैर संवैधानिक तरीके से नहीं कह सकते इसको, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है। तो यहाँ पर ये गलत है ना? इसकी जगह क्या होगा? हम कह सकते हैं कि संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। ठीक है। तो ये किसने कहा था? सरकार ने। इसके बाद में है नेक्स्ट, आगे देखो, गरीबों के भले के लिए सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करना जरूरी माना। इसके बाद में जो है आगे आलोचकों के क्या तर्क थे? देखो आलोचकों के क्या तर्क थे, ये तो सरकार का तर्क था। आलोचकों को कहना था, आलोचकों को क्या कहना था उसके बारे में नहीं सके। अब इससे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो देखो अब इससे आगे जो है हम ये देखेंगे कि आपातकाल से हमने क्या सबक सीखा। आपातकाल से हमने क्या सबक सीखा, यानी हम ये कह सकें कि अंधेरे से उजाले की ओर, यानी हमने क्या सबक सीखा। पहले अंधेरे में थे जब आपातकाल था, अब आपातकाल समाप्त हो गया है, तो अब उजाले की ओर हमने इसमें क्या बदलाव किए, क्या हम सीखे इससे। तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे। देखो लोकतंत्र की मजबूती, एक तो हमें सबसे बड़ी एक बात ये साबित हो गई थी कि भारत से कभी भी लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को हम कह सकते हैं, ये बात साबित हो गई थी, क्योंकि आपातकाल लगा और उसके बाद भी जो है हमारे देश में लोकतंत्र वो लागू हो गया था दोबारा से। ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमने सबक सीखा कि भारत से कभी भी लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो प्रावधान थे, देखो प्रावधानों में क्या सुधार किए? तो प्रावधानों में सुधार, अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, केवल अशांति के नाम पर नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि अब आपातकाल जो है वो अशांति के नाम पर नहीं लगाया जाएगा, अशांति के नाम पर नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352 इस बात को कहता था, 1900 ये कहें कि 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले जो 352 में लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था कि जब भी आपातकाल अनुच्छेद 352 लगाया जाएगा कि इसकी परिस्थिति क्या है। तो इसकी परिस्थिति ये थी कि बाह्य युद्ध व आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल लगाया जाता था। यानी जब कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, एक तो वो कारण हो सकता है, दूसरा कारण ये था आंतरिक अशांति। क्या कारण था? आंतरिक अशांति। तो अब 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस शब्द को हटा दिया जाता है और इसकी जगह पे हम ये कह सकते हैं कि अंदरूनी आपातकाल नहीं था, अब इसकी जगह कर दिया सशस्त्र विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। यानी आपातकाल अब एक तो वही पहला जो
है, पहली बात जो है कि बाह्य युद्ध या आक्रमण कर देता है कोई देश तो तब भी लगाया जाएगा, और दूसरा जब देश में सशस्त्र विद्रोह होगा। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है लोग हथियार लेके विद्रोह करेंगे, ठीक है, वो कहलाएगा सशस्त्र विद्रोह। तो उस स्थिति में लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति या फिर हम कह सकें आंतरिक गड़बड़ी जैसे शब्दों को हटा दिया गया, अब उनके आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रावधानों में क्या किया गया, सुधार किया गया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या हमने सबक सीखा, लिखित सलाह अनिवार्य है। देखो हमने पहले ये देखा था कि जब ये आपातकाल लगाया गया था तो इंदिरा गांधी जो है वो राष्ट्रपति के साथ मिलकर, और आपातकाल को क्या है फखरुद्दीन अली अहमद थे ना, तो उनके कहने पर ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है तुरंत आपातकाल की क्या कर देता है, घोषणा कर देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें संशोधन कर दिया गया और यह किया गया कि आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की राष्ट्रपति को लिखित सलाह देना होगा। अब अनिवार्य कर दिया गया, यानी पहले तो क्या है एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति से कह देता कि भैया आपातकाल लगा दो तो राष्ट्रपति आपातकाल तुरंत घोषणा कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्रावधान को चेंज कर दिया गया और इसमें क्या किया गया कि पूरा मंत्रिमंडल लिखित में इस बात को देगा, लिखित में इस बात को कहेगा या लिखित में इस सलाह को देगा कि राष्ट्रपति को आपातकाल लगाया जाना चाहिए, तो ही लगाया जाएगा, अन्यथा आपातकाल जो है नहीं लगाया जाएगा। तो एक सबक हमने ये लिया इससे, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो अगला हमने सबक नेक्स्ट सबक क्या लिया, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रति पहले से कहीं ज़्यादा सचेत हो गए और अदालतों ने भी नागरिकों को अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। यानी जो अदालतों में पहले मौलिक अधिकार समाप्त किए गए थे, अब इससे ये फ़र्क दिखा कि भाई नागरिक अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हो गए और अब न्यायपालिका ने भी उनकी रक्षा के लिए ज़्यादा कदम उठाए, हम कह सकते हैं कि बेहतरीन कदम उठाए। तो देखो यही आपको ध्यान रखना है कि हमने इससे क्या सबक सीखा आपातकाल से। तो लोकतंत्र की मजबूती का पता लगा, है ना। दूसरी चीज़ प्रावधान में सुधार किया गया। तीसरी लिखित और सलाह अनिवार्य कर दी गई, भैया प्रधानमंत्री कहने से आपातकाल नहीं, हम पूरा मंत्रिमंडल इस बात को लिखित में देगा कि भाई लगना चाहिए तो ही लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है। और अधिकारों के प्रति जागरूकता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इनको देख लिया। तो अब ये चैप्टर ज़्यादा आपका बचा नहीं है, एक क्लास का और होगा मुश्किल से 20 मिनट का और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार यहाँ पर देखते हैं 1 मिनट में रिवीजन देख करते हैं इसको। तो पहला हमने देखा इसमें परिणाम, देखो आपातकाल के हमने क्या देखे परिणाम, जिसमें परिणामों में हमने क्या देखा था, परिणामों में देखा देखो प्रेस की सेंसरशिप, ठीक है, निवारक नज़रबंदी, उसके बाद आरएसएस और हमने जमात इस्लामी जो था उसको बैन कर दिया गया था, हड़ताल रद्द कर दी गई थी। और देखो विरोध किया, अखबारों को खाली पन्ने छोड़े जिसमें इंडियन एक्सप्रेस था, ठीक है, भूमिगत आंदोलन किए, पद्म विभूषण लौटाया, ये सारी चीज़ हमने देख ली उसमें, है ना। और 42 में संविधान संशोधन किया, है ना, न्यायालय के द्वारा, और 5 वर्ष से उसको कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, है ना। इसके बाद में जो है हमने क्या सबक सीखा, तो सशक्त लोकतंत्र रहे, है ना। और कभी भी जैसे मतलब आपातकाल लगाया जाएगा तो अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा, नहीं कि और वो भी लिखित में दिया जाएगा, नहीं कि राष्ट्रपति कह देगा और आपातकाल लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आज अच्छे से पढ़ा। और अब आपका ये चैप्टर ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में अब आपको क्या है कि इसके नोट्स बना लेने हैं अच्छे से। आप चाहो तो नोट्स शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और विस्तृत बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे नोट्स बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके एक टेस्ट लेंगे, है ना, तो उसके लिए आप इसको अच्छे से नोट्स बनाओ और वीडियो को देखो, ठीक है। थैंक यू।